दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा त्रुटि सुधार करना चाहूँगा। मेरा जो लास्ट वीडियो लेक्चर आया था, जो संविधान सभा से संबंधित था, उसमें 28 मिनट 50 सेकंड पर मुझे 26 नवंबर 1949 बोलना था, किंतु भूलवश मैंने वह तिथि 26 नवंबर 1946 बोली है। प्लीज आप लोग उसे करेक्ट कीजिएगा। 26 नवंबर 1949 ये वो तिथि है जिस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संबंधित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, प्रियम्बल से, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। दोस्तों, उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, ये हमारे संविधान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और इस प्रियम्बल को पढ़ने मात्र से ही हम हमारे संविधान के बुनियादी दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो कितना महान है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपकी स्क्रीन पर मैंने शेयर की है, जिसमें प्रस्तावना की शुरुआत एक शब्द से होती है हम, यानी कि भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक कैसा देश बनाना चाहते हैं उसी के बारे में हमने आगे बात की है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा निर्मित इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो मैंने अंडरलाइन जो शब्द किए हैं, इन शब्दों का महत्व, इन शब्दों का अर्थ जानना हमें बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पॉलिटी को समझना है, संविधान को समझना है, तो आपको इन शब्दों का अर्थ मालूम होना आवश्यक है। क्योंकि हमारे आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हों, वो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हों, या हमारी सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, न्यायपालिका, इनकी जो कार्यशैली है, वो सभी चीजें आपको इन शब्दों के द्वारा ही समझ आएंगी। ये शब्द बार बार आपके सामने रिपीट होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इनकी इससे मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, प्रियम्बल जो है, यानी कि उद्देश्य का, प्रस्तावना, यह शब्द एक लैटिन वर्ड प्रेम्बलस से मिलकर बना हुआ है। इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड है प्रेम्बलस, जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना। ठीक है दोस्तों, इवन हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जो है, वो हमारे संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। वो हमारे संविधान का पर्पज हमें बताता है, हमारे संविधान की फिलॉसफी हमें समझाता है, हमारे संविधान का यूजेज, हमारे संविधान के आइडियाज, प्रिंसिपल और हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स हमें बताता है। इतना महत्व है इस प्रियम्बल का। सारा का सारा संविधान का जो सार है वो सभी आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, प्रियम्बल हमारे संविधान की बैकबोन है। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रियम्बल को ड्राफ्ट किसने किया, ये बनाया किसने? तो दोस्तों देखिए, प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल का जो ड्राफ्ट तैयार किया, अगर मैं कहूं प्रारूप किसने तैयार किया, तो ये प्रारूप तैयार किया था हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने। देखिए दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की जो एक बैठक हुई, तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर
1946, 13 दिसंबर 1946 की इस बैठक में उन्होंने हमारा संविधान कैसा होगा इस संबंध में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जबकि इसे स्वीकृति दी गई थी 22 जनवरी 1947 को। और इसी ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर हमारी प्रस्तावना का जो प्रारूप तैयार किया वो किया हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कौन कौन से प्रमुख निहित तत्व हैं उनको समझते हैं। देखिए, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में 3 प्रमुख निहित तत्व हैं। प्रस्तावना को पढ़ने के पश्चात हमें 3 बातें समझ आती हैं। पहली, हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। देखिए, हमारे देश में अगर कोई सर्वोपरि है, सर्वशक्तिशाली है, तो ना राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है। हमारे देश में सर्वाधिक शक्तिशाली है संविधान। हमारे देश के कानून किस आधार पर बनेंगे, हमारे देश में कैसे लॉज होंगे, क्या लीगल होगा, क्या इलीगल होगा, ये सभी चीजें तय की जाती हैं संविधान के द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि संविधान को इतना शक्तिशाली बनाया किसने, इस संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। और दूसरी बात, हमें पता चलेगा संविधान का स्वरूप कैसा है, हमारा संविधान कैसा है। और तीसरी चीज हम जानेंगे कि संविधान को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले बात करेंगे संविधान की शक्ति का सोर्स, स्रोत क्या है। देखिए, हमारे प्रियम्बल की जो शुरुआत होती है वो एक शब्द से शुरू होती है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। तो पहले ही वर्ड में यहां पर इस बात का आंसर आपको मिल जाता है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, इस संविधान को शक्तिशाली बनाता कौन है। इस संविधान को शक्तिशाली बनाते हैं हम यानी कि भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। ठीक है दोस्तों, दूसरी हम बात करते हैं कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान का स्वरूप निम्न प्रकार से है। हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हमारा संविधान समाजवादी है, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक है, हमारा संविधान गणराज्य है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में इन शब्दों का डिटेल अर्थ हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि संविधान को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे। देखिए, संविधान के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला, संविधान का उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को न्याय दिया जाए। और संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति को 3 प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये क्या क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा, संविधान का उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त हो। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रत्येक भारतीय को समानता प्राप्त होनी चाहिए। समानता 2 प्रकार की देने की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रस्तावना में निहित जो हमारे प्रमुख शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, उनका डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं कि उनका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, हमारी संविधान की प्रस्तावना का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है सॉवरिन। देखिए दोस्तों, आपको प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में याद रखना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कई बार हिंदी वर्ड इतने ज्यादा टफ होते हैं जबकि इंग्लिश वर्ड इतने टफ नहीं होते। और आपको पता ही होगा, जो परीक्षा होती है वो दोनों लैंग्वेज में होती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिएगा कि आप पॉलिटिकल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ भी जानते हो।
पहला शब्द है सॉवरिन, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्धारण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी अन्य बाह्य देश का किसी भी प्रकार से दबाव नहीं है, ना आंतरिक ना बाहरी। देखिए इसे एक छोटे से हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक घर है, आपके घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, आपके घर के अंदर के लॉज, नियम, कायदे, कानून क्या होंगे क्या नहीं होंगे, वो कौन तय करेगा? वो आप खुद तय करेंगे, ना कि कोई दूसरा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका घर आपके लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात अपने घर के आंतरिक और अपने घर के बाह्य मामलों का निर्णय लेने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार भले ही हम उपनिवेश, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों, लेकिन आजादी के पश्चात हमने अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया, अर्थात हम अपनी आंतरिक कानून और विदेश नीतियां बनाते वक्त किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं होते। हम उन्हें बनाने के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। ये समाजवादी क्या है? देखिए दोस्तों, समाजवाद, समाजवादी, ये शब्द, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मैं यहां पर आपको इसे आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक होता है समाजवाद, एक होता है साम्य समाजवाद। ठीक है दोस्तों, अगर हम साम्य समाजवाद की बात करें तो यहां साम्य समाजवाद पर, जैसे कि रूस की हम बात करें, तो वहां पर आप देखेंगे कि जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनके ऊपर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है, अर्थात वहां पर केवल आपको पब्लिक सेक्टर दिखाई देंगे, प्राइवेट सेक्टर आपको दिखाई नहीं देंगे, निजी क्षेत्र नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन हम अगर इंडिया को बात करें तो इंडिया ने ना तो पूर्णतः समाजवाद को अपनाया है, ना ही पूर्णतः साम्य समाजवाद को अपनाया है। अर्थात भारत में यदि पब्लिक सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, तो साथ साथ निजी क्षेत्र भी है। उसके पीछे रीजन ये है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है ताकि जो हमारी पूंजी है उसका संकेंद्रण ना हो सके, वो कुछ हाथों में संकेंद्रित होकर ना रह जाए। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा होगा कि लोग 90% लोगों की पूंजी 10% लोगों के हाथों में होगी, तो इससे गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। इससे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए हानिकारक होती है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो भारत ने मिश्रित समाजवाद, या हम कहें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है, जहां पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द होता है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का अपना, यानी कि मैं यूं कहूं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यहां पर रहने वाले नागरिकों को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसा कि आपको पता होगा, मौलिक अधिकारों में धर्म को मानने की पूर्ण आजादी दी गई है, यानी कि वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, विश्वास रख सकता है, उसकी पूजा पद्धति को अपना सकता है। किंतु राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। यह हमारे संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हम सेकुलर हैं, हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। इस देश ने हर एक धर्म को उतनी ही इज्जत दी है जितना वो अपने धर्म को देते हैं। यहां पर हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को पूर्ण रूप से मानने, उसकी विचारधारा को मानने, उसकी पूजा पद्धति को मानने, रीति रिवाजों को मानने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो या अन्य कोई धर्म हो। यह हमारे देश की, हमारे संविधान की एक, कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतंत्रात्मक।
अब्राहम लिंकन के आसान शब्दों में अगर हम इसे समझे तो डेमोक्रेटिक का मतलब है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। देखिए दोस्तों, अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सवाल ये उठता है कि भारत में कौन सा लोकतंत्र देखने को मिलता है, दोनों में फर्क क्या है। तो समझिएगा, मैं एक देश का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक देश है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर मैं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर हम देखें तो वहां पर एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखने को मिलेगी, जनमत संग्रह। वहां पर अगर सरकार कोई निर्णय लेने वाली है तो सरकार अपने मन से निर्णय नहीं लेगी बल्कि जनमत संग्रह करा के निर्णय लेगी। एक दूसरी विशेषता आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, वो होती है रिकॉल, वापस बुलाना। यदि किसी व्यक्ति को जनता ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ने चुनकर आगे भेज दिया है, लेकिन बाद में जनता उसे वापस बुलाना चाहे, हटाना चाहे, तो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं, भारत में ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर जनता जो है वो निश्चित समय के लिए अपने लिए शासन करने के लिए एक सरकार का चुनाव करती है और एक निश्चित समय तक वो सरकार उसका शासन चलाती है। और जो सरकार है वो जनता की तरफ से उस शक्ति का पूर्ण उपयोग करती है कानून बनाते समय। ठीक है दोस्तों, यह फर्क होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। देखो दोस्तों, अगर हम लोकतंत्र की और गणराज्य की बात करें तो दोनों शब्द आपको सिमिलर से नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें बहुत गहरा फर्क है। देखिए, अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन भी एक लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो एक गणराज्य नहीं। लेकिन भारत लोकतंत्र होने के साथ साथ गणराज्य भी है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, भारत में अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी पद नहीं है जो वंशानुगत हो, किसी जाति विशेष के लिए रिजर्व किया गया हो, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि चाहे भारत में राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, किसी मंत्री का पद हो या किसी अन्य किसी व्यक्ति का पद हो, तो उस पद पर व्यक्तियों को निर्वाचित किया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, चुनाव करके भेजा जाता है। यानी कि यहां पर कोई भी ऐसा पद नहीं है जो वंशानुगत है। जबकि ब्रिटेन में हम देखेंगे तो वहां का जो सर्वोच्च है, जैसे हमारे देश का सर्वोच्च होते हैं राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति महोदय, लेकिन क्या भारत में राष्ट्रपति जो है वो उसका पद जो है वंशानुगत है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के पद पर आप देखेंगे कि एक दलित से लेकर एक सवर्ण तक बैठा है। राष्ट्रपति के पद पर यदि कोई दलित व्यक्ति बैठा है तो अखबार बेचने वाले श्री एपीजे अब्दुल कलाम वो भी उस पर विराजमान रहे हैं। लेकिन वो कैसे रहे? उनका निर्वाचन हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही धर्म से या एक ही जाति से या हम कहीं एक ही परिवार से संबंध रखते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला जो शब्द हम पढ़ेंगे वो है जस्टिस। ठीक है ना, यानी कि न्याय। देखिए दोस्तों, हमारी संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय देने की बात कही गई है प्रत्येक भारतीय को। वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहले सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ यह है कि भारत के भीतर सभी के लिए सामाजिक न्याय दिया जाएगा। जैसे जाति, कि भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यह सामाजिक न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन आपके मन में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि सर बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर या तो लिंग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर कहीं ना कहीं आपको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और सबसे पहले आपके दिमाग में एक शब्द आ रहा होगा, वो है आरक्षण। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो है आरक्षण जो है
यह समानता विरोधी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अपने बहुत सारे निर्णयों में यह बात पहले भी दोहरा चुका है। आपको ये चीज समझनी होगी। देखिए, भारत सरकार ने आरक्षण किसको दिया है? भारत सरकार ने आरक्षण उन लोगों को दिया है जो पिछड़े हुए हैं, कुचले हुए हैं, या तो वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उन सभी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि वो लोग अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना सके, संपन्न बना सके। इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं है। भारत में किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। आरक्षण देने के केवल दो आधार हैं, एक तो सामाजिक पिछड़ापन, एक आर्थिक पिछड़ापन। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद बहुत से बच्चों का कमेंट आता है, पूछते हैं कि सर लिंग के आधार पर भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। और उदाहरण दिया जाता है कि आपने देखा होगा कि यदि कोई महिला किसी गवर्नमेंट जॉब में है और वो गर्भवती है तो उसे सवैतनिक अवकाश दिया जाता है, वहीं पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों। देखिए समझिए दोस्तों, ये जो भेदभाव है ये कृत्रिम भेदभाव नहीं है, ये प्राकृतिक भेदभाव है। यानी कि ये भेदभाव संविधान बनाने वालों ने, हमने, आपने नहीं किया है, ये प्राकृतिक है। महिला मां बनने की अगर जो खूबी है वो केवल महिला के पास है, तो इसीलिए क्योंकि जब जो आपका प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो ऐसे में वो लोग जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी और सरकार की हो जाती है। तो सरकार की जब ये जिम्मेदारी होती है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये सब करती है। इसे आप भेदभाव नहीं कह सकते, इसे आप सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखिए। ये सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय क्या कहता है? जिसे जरूरत है सरकार उसे विधि सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराएगी, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, जैसा कि आप डीपीएसपी में देखते हैं अनुच्छेद 39 के, यानी कि ये उसमें कहा गया कि सभी के जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करवाई जाएगी। वो सामाजिक न्याय का ही तो एक उदाहरण है। तो ये चीज भी सामाजिक न्याय का ही एक उदाहरण है। आप इसे दूसरे तरीके से ना देखें, इसे आप देखें पॉजिटिव वे में, आप समझिए कि ये सामाजिक न्याय है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला जो है आर्थिक आर्थिक जो है आर्थिक न्याय क्या होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर कहा गया है संविधान के अंदर कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक कारणों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। यानी कि चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबके साथ सरकार एक जैसा बर्ताव करेगी। और दूसरा, सामाजिक न्याय के मद्देनजर वो गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं का प्रोत्साहन भी करती है, चालू भी करती है, ताकि गरीब व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। लेकिन क्या भेदभाव किया जाता है? नहीं किया जाता। और इसे ही जोड़िए आप राजनीतिक न्याय से। राजनीतिक न्याय क्या होता है? राजनीतिक न्याय का एक बहुत बेहतरीन मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कि आपके पास एक शक्ति होती है वोट डालने की शक्ति, इसे आप राजनीतिक न्याय से जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, राजनीतिक न्याय में आप देखते हैं कि भारत के अंदर प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। और आप देखेंगे कि भारत के भीतर सभी व्यक्तियों की वोट की जो वैल्यू है वो समान है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो महिला है, वो पुरुष है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि सभी लोगों के लिए मतदान करने की पूर्ण आजादी है, पूर्ण उनको न्याय दिया गया है। इससे जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद 325। क्या है? अनुच्छेद 325। और एक साथ में कई बार स्टेट बीसीएस के एग्जाम्स में देखा गया है अनुच्छेद 326। ऐसे सवाल सुमेलित करने वाले सवालों में पूछ लिए जाते हैं। तो समझिएगा ये क्या है। अनुच्छेद 325 कहता है कि भारत के भीतर किसी भी वयस्क व्यक्ति को धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मनाही नहीं की जा सकती। ये राजनीतिक न्याय तो है।
किसी भी व्यक्ति के साथ ना धर्म के आधार पर, ना आर्थिक आधार पर, ना जात के आधार पर, ना लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 325 आपसे कहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला एक महत्वपूर्ण वर्ड आता है लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी क्या है? लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को 5 प्रकार की लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समझते हैं क्या है? भारत के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को विचार करने की पूर्ण आजादी है। ठीक है दोस्तों, विचार क्या है? किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी वस्तु के संबंध में या किसी अन्य मामले पर सभी को अपना विचार रखने की आजादी है। आपके विचार किसी के संबंध में, इवन आप एक उदाहरण ले कि आपके किसी, या मान लीजिए मेरे संबंध में ही आपके विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और मैं आपको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि आप मेरे बारे में पॉजिटिव विचार रखें। सभी के लिए एक समान स्वतंत्रता है कि आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में विचार रख सकते हैं, और विचार आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, केवल आपको विचार करने रखने की आजादी नहीं है, बल्कि उसे अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी है। अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आज के समय में हम देखें तो हर कोई अभिव्यक्ति का झुंझुना बजाता रहता है। इसका मतलब क्या है? आप देखते हैं कि ये जो स्वतंत्रता है, ये हमेशा आप देखेंगे करंट अफेयर का इश्यू बना रहता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको संविधान ने विचार करने की आजादी दी है, लेकिन उसे अभिव्यक्त करने की भी आजादी दी है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं होता कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि आपको अपना हाथ घुमाने की आजादी केवल वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक शुरू नहीं होती हो। आप इस चीज को समझिएगा। आपको विचार करने की, उसे अभिव्यक्त करने की आजादी है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अनर्गल बातें लिखें, उसे बदनाम करें या उसके बारे में भद्दे कमेंट्स करें। यह गलत है। सामने वाले व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा रखने की पूर्ण आजादी है। वो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकता है। आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, जैसे हाल ही पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पहले, राहुल गांधी, उनके ऊपर अंबानी बंधुओं ने मानहानि का केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो अंबानी बंधु चला रहे हैं, सरकार को गिरवी रखने की उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो हैं विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। और आज के समय में तो आप देखते हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी पर्सनल लाइफ को, उनके पर्सनल मैटर्स को किस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करते हैं उनके सेंटिमेंट्स की, जो गलत है, पूर्णतः गलत है। लोग इस अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका हमेशा कहीं ना कहीं हमें दुरुपयोग होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विचार के साथ साथ आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति के माध्यम अलग अलग आपके हो सकते हैं। जैसे आप अपने विचारों को किसी अखबार में प्रकाशित करवा सकते हैं, आप अपने अखबार को किसी पंपलेट पर छापकर बांट सकते हैं, आप अपने विचारों को टीवी पर जाकर बता सकते हैं, रेडियो पर जाकर बता सकते हैं, या किसी अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम से। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा अभिव्यक्ति का माध्यम, आजकल सबसे बेहतरीन माध्यम है। तो ये सब अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा वर्ड है विश्वास। यहां पर विश्वास की बात कही गई है। यहां पर विश्वास का मतलब क्या है? यहां पर विश्वास का मतलब है राजनीतिक विचारधारा से आपको यह पूर्ण स्वतंत्रता है
कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में या किसी भी दूसरे संगठन में विश्वास कर सकते हैं और आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सरकार आपको नहीं रोकेगी। आपको अगर लगता है कि यह पार्टी देश के लिए अच्छी है तो आप उसकी विचारधारा में अपना योगदान रख सकते हैं, अपने आप को उसकी विचारधारा से जोड़ सकते हैं। दूसरी पार्टी अगर आपको लगती है तो आप उसकी विचारधारा से रखते हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा वीडियो के बीच में, हमेशा लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, जो आपके मतभेद हैं वो हो सकते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है तो आप उनके विचारों का भी क्या कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि हर किसी को विचार रखने की, उसे अभिव्यक्त करने की पूरी तरीके से आजादी है। आप उसे एक सिरे से खारिज कर या सीधा ही उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम लगाकर या फिर उसे गलत कहकर ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। धर्म, आपको धर्म को मानने की पूर्ण आजादी दी गई है। धर्म की स्वतंत्रता के बारे में आप मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे, डीपीएसपी में पढ़ेंगे, उसके आगे भी आप पढ़ते रहेंगे। भारत भले ही एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी कि यहां पर राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक नागरिक को, व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण आजादी है। यह स्वतंत्रता है हमारे लिए। और अंत में एक स्वतंत्रता है उपासना की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, उपासना की अगर बात करें कि उपासना क्या होती है, तो उपासना को आसान शब्दों में समझाएं तो उपासना है पूजा पद्धति। आप किसी भी पूजा पद्धति में विश्वास रख सकते हैं। आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं, अगर आपका उनमें विश्वास नहीं है तो आप नहीं मत कीजिए, कौन मना कर रहा है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। उपासना को आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं पूजा पद्धति से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे संविधान में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसके साथ साथ 2 प्रकार की आपको समानताएं दी गई हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। देखिए, अगर आपने मौलिक अधिकार आपको याद होंगे तो आप मौलिक अधिकारों में इनका उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 कहता है अवसरों की समानता, यानी कि भारतीय राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर उसे अवसरों को प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। अवसर सभी के लिए समान है। हालांकि अनुच्छेद 16(4) ख इसका एक क और ख इसका अपवाद है, वो अलग चीज है, लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता की बात करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी पद पर, किसी भी राजकीय पद पर किसी व्यक्ति के साथ अवसर प्राप्त करने हेतु उसके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को अगर हम एक अंग्रेजी वर्ड से समझें तो एक शब्द होता है स्टेटस। ठीक है, प्रतिष्ठा यानी कि भारत के भीतर सभी की प्रतिष्ठा समान है, इक्वल है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो। इसलिए भारत सरकार ने ऐसी जितनी भी चीजें थी जो स्टेटस को मेंटेन करती थी, स्टेटस को शो करती थी, रिप्रेजेंट करती थी, उन सभी को हटा दिया। जैसा आपको याद होगा, पहले मंत्रियों की गाड़ी पर आप देखते होंगे एक लाल बत्ती लगी हुई रहती थी, अब लाल थी नीली थी, ठीक है, बत्तियां लगी रहती थी, जो उसके एक कहीं ना कहीं उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करती थी कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सभी व्यक्तियों का जो स्टेटस है वो एक है, राज्य की नजर में सब लोग एक हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने देखा होगा कि इन्हें हटाने का आदेश जारी किया गया, और वर्तमान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यह बहुत बेहतरीन एक उदाहरण हो सकता है प्रतिष्ठा की इक्वलिटी का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्रस्तावना जो है क्या वो संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कुछ विवादों के जरिए समझेंगे। और अब आजकल के एग्जाम पैटर्न में आपने देखा होगा
कि जो कुछ ऐसे केसेज हमारे राजनीतिक यात्रा में इतिहास में देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं लैंडमार्क साबित हुए। जैसे आपने बहुत सुना होगा केशवानंद भारती विवाद, ठीक है, एसआर बम्बई विवाद, एलआईसी इंडिया विवाद, ठीक है, गोलकनाथ विवाद। तो ये विवाद क्यों इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है? तो देखिए, प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसे समझने के लिए हमें कुछ विवाद याद रखने पड़ेंगे, उनको पढ़ना होगा कि वो क्या है। देखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा। इसी बात को डिफाइन करने के लिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। यदि नहीं है तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। यदि ये संविधान का भाग है तो क्या इसमें संशोधन हो सकता है, और संशोधन हो सकता है तो किस प्रकार का संशोधन मान्य होगा। यह सवाल सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए, और इन्हीं सभी सवालों के जवाब एक श्रृंखला में आप देखेंगे, किसके जरिए, विवादों के जरिए। प्रस्तावना से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला विवाद हम देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 1960 में, जिसे कहा जाता है बेरुवारी संघ विवाद। बेरुवारी एक जगह का नाम है जो वर्तमान में हमने पूर्वी पाकिस्तान या हम कह सकते हैं बांग्लादेश को सौंप दी, और इसी बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया जिसे हम बेरुवारी विवाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बेरुवारी विवाद में क्या हुआ। बेरुवारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी मात्र है, अर्थात ये संविधान का भाग नहीं है। और संविधान का भाग नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें लिखी हुई बातों को इन्फोर्स करना, लागू करना या मानना, इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां पर सरकार के पक्ष में फैसला जाता है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह देता है कि ये केवल उनके मस्तिष्क को, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी मात्र है, यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके कुछ समय पश्चात एक दूसरा केस हमें देखने को मिलता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य विवाद 1967 में। आगे जैसे जैसे हमारे वीडियो लेक्चर्स बढ़ेंगे, भाग 5 की तरफ जब हम बढ़ेंगे, जिसमें हम संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं इन केसेज के बारे में एक अलग से श्रृंखला तैयार करूंगा, जो हमारे लैंडमार्क केसेज हैं और इनमें क्या हुआ, कैसे इनकी शुरुआत हुई, उनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गोलकनाथ विवाद की 1967 में। देखिए, गोलकनाथ विवाद में क्या हुआ। गोलकनाथ विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना का महत्व संविधान में केवल इतना है कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट है, संदिग्ध है, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इससे ज्यादा कोई भी उपयोग नहीं है प्रस्तावना का। यानी कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि संविधान, प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इसमें लिखी हुई बातों को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकता, और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि यह संविधान का भाग ही नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके बाद एक लैंडमार्क केस आता है जिसने भारतीय संविधान को बहुत सारी जगह इफेक्ट किया और सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा। केशवानंद भारती विवाद 1937, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद, आपने जरूर सुना होगा ये। ठीक है, एक संत थे, महंत थे, बहुत बड़ा इनका मठ हुआ करता था, जिसमें बहुत ज्यादा संपत्ति थी, बहुत लंबे चौड़े एक क्षेत्र में वो फैला हुआ था, और सरकार ने जब संपत्ति अधिग्रहण का कानून बनाया तो इनकी जो संपत्ति थी उसका अधिग्रहण कर लिया गया इंदिरा गांधी के समय। और इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं, ये हमारे पालकी वाला साहब जो हैं, हमारे आगे आप पढ़ेंगे नाना भाई पालकी वाला, उनके सुझाव पर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं कि भारत संघ सरकार के विरोध में। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ। केशवानंद भारती विवाद जो है ये लैंडमार्क केस क्यों है। देखिए, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है, और न्यायिक पुनर्वलोकन कई जगह हमें देखने को मिलता है।
न्यायिक पुनरावलोकन, इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका अपने पूर्ववर्ती दिए गए जो अपने निर्णय हैं उनको पलट सकती है, खारिज कर सकती है और दूसरा निर्णय दे सकती है। केशवानंद भारती विवाद में वही हुआ। प्रारंभिक जो दो केसेज हुए प्रस्तावना को लेकर, बेरूवादी विवाद और गोलकनाथ विवाद, उनमें सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वहीं केशवानंद भारती विवाद में बिल्कुल उलट नतीजा आया और यहां पर कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का मूल प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें निहित जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें लिखी हुई जो चीजें हैं सरकार को उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इन्फोर्स करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। यानी कि लोगों को आर्थिक आजादी दी गई है तो इस आर्थिक आजादी को संघ सरकार मनमाने तरीके से नहीं छीन सकती। ठीक है, देखिए यहां पर एक शब्द आया है मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। कई सारे एग्जाम्स में सवाल दिया गया है, पूछा गया है कि भारतीय न्यायपालिका ने इनमें से किस केस में या किस विवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी प्रदान की। तो ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती विवाद वो वाला केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी मतलब यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या जो की है उसमें से कुछ ऐसे शब्दों को या कुछ ऐसे भागों को मूल ढांचे में डाल दिया गया और जो चीजें मूल ढांचे में आ गई हैं उनमें सरकार जो है वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे पंथ निरपेक्ष एक शब्द है, समाजवादी एक शब्द है, ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको मूल ढांचे में डाल दिया गया, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन एक शब्द है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जो है, सरकार संसद जो है सरकार का भाग है और हम देखें तो संसद को यह अधिकार है कि वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान में परिवर्तन कर सकती है और आप देखते हैं करती भी है। हाल ही में कुछ कई परिवर्तन हुए हैं, संविधान संशोधन किए गए। तो सरकार जो है उसे भले ही संविधान संशोधन करने की इजाजत है, उसे ये शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसे इतनी भी शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से जैसे कि मान लीजिए पंथ निरपेक्ष राज्य को उसने हटा दिया और एक नया शब्द उसने हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र जोड़ दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, अर्थात यदि न्यायपालिका चाहे तो वो अपने पहले दिए गए फैसलों की दोबारा जांच करवा सकती है, उनका निर्णय पलट सकती है। सरकार चाहे कि इनकी इस जो शक्ति है न्यायपालिका की, इसे छीन लिया जाए, इसे खत्म कर दिया जाए, नहीं कर सकती। वजह क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें केशवानंद भारती विवाद में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने मूल ढांचे में शामिल कर ली है। ठीक है, तो मूल ढांचे की जो थ्योरी है वो कहां दी गई है? केशवानंद भारती विवाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला है एसआर बोम्मई विवाद। ठीक है, 1994। देखिए बोम्मई साहब जो हैं ये एक नाम है जो कर्नाटक के सीएम रहे थे और यहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और बोम्मई जो थे वो मे बी मुझे जहां तक याद है कि वो बीजेपी से बिलोंग करते थे और वहां पर एसआर बोम्मई की सरकार को कई आरोप लगाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाता है, सरकार को खारिज कर दिया जाता है। तो एसआर बोम्मई साहब जो हैं वो इसके खिलाफ पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां वो दलील देते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो मनमाने तरीके से एक राज्य की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अपना समय पूर्ण होने से पहले ही खारिज नहीं कर सकती। इस बात की सुनवाई, क्योंकि हर किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है, और हम देखेंगे कि इसी की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से एक निर्णय दिया और यह निर्णय भी सरकार के विपक्ष में गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, एसआर बोम्मई विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, जैसा कि केशवानंद भारती विवाद में कहा गया, और दूसरी बात कही गई सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन, ऐसे और भी कई शब्द थे जिन्हें मूल ढांचे में शामिल कर दिया गया।
देखिए यहां पर दो बातें हैं, दो सवाल आपको याद रखने हैं। आपसे अगर केवल इतना पूछा जाए कि किस विवाद में बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो वो विवाद था केशवानंद भारती विवाद। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि किस विवाद में संघीय संरचना, ठीक है, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, एकता, अखंडता जैसे शब्दों को मूल ढांचे में शामिल किया गया, तो इसका जवाब केशवानंद भारती नहीं होगा बल्कि एसआर बम्बई विवाद होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात एक मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो आप उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाके देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि जब सरकार संविधान में संशोधन तब करती है जब उसके लिए कहीं ना कहीं न्यायपालिका कोई ना कोई अड़चन पैदा कर देती है, यानी कि उसके विपक्ष में चली जाती है। देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक संविधान संशोधन आपको याद रखना होगा, 42वां संविधान संशोधन। देखिए केशवानंद भारती विवाद जब हुआ, उसका निर्णय जब आया 24 अप्रैल के दिन, तो सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, और हम पाएंगे कि केशवानंद भारती विवाद में जैसे ही ये सब कुछ हुआ, इसके ठीक बाद भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने कई सारे संविधान के कई सारे भागों में विभिन्न चेंजेस किए और प्रस्तावना में भी चेंज हुआ। ठीक है, अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यहां पर आप देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द, ये दोनों शब्द पहले पैरा में है और अखंडता शब्द जो है ये छठे पैरा में आपको मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42 अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा कितने शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन इसमें प्रस्तावना में। कौन कौन से, इनका क्रम जरूर आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप इनको ऊपर नीचे याद रख लें, नहीं, ये आपको याद रखना होगा। SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक एग्जाम का पेपर देख रहा था, तो उसमें ऐसा पूछा गया था, क्रम पूछा गया था, मात्र क्रम पूछा गया था, तो कई बार ऐसे सवाल भी दे दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला एक विवाद है LIC ऑफ इंडिया विवाद। यह भी ठीक ऐसा ही था, इसमें भी सरकार के विपक्ष में फैसला जाता है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब ये जो मैंने आपको विवाद बताए हैं, ये विवाद आपके लिए याद रखने जरूरी है, क्योंकि स्टेट PCS की परीक्षाओं में हम देखें और कई बार SSC लेवल की परीक्षाओं में भी हम देखते हैं कि काफी टिपिकल सवाल दे दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना से संबंधित नहीं है, और वो आपको 4-5 केसेस लिख के दे दे, 4 केस लिख के दे दे, बेरुवाद विवाद, गोलकनाथ विवाद, केशवानंद भारती विवाद, और एक विवाद कोई और दे दे, कोई सा भी दे दे, शारदा केस दे दे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा विवाद जो है वो प्रस्तावना को रिलेट करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विवाद है। होने को तो एक रघुनाथ राव बनाम पंजाब राज्य विवाद भी हुआ था, वो भी प्रस्तावना से रिलेटेड है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितने ये 5 केस आपको याद रखने हैं। बिरूबारी विवाद 1960 में हुआ, गोलकनाथ विवाद 1967 में, केशवानंद विवाद 1973 में, SR बम्बई विवाद 1994 में, LIC इंडिया विवाद 1995 में। ठीक है दोस्तों, और यह भी याद रखना है कि अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, जिसके द्वारा निम्न 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें संविधान में लिखा कब गया था, तो वो डेट जरूर अगर हो सकता है तो याद रख लीजिएगा। ये डेट थी 3 जनवरी 1977। 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में ये 3 शब्द लिख दिए गए थे। देखिए अमेंडमेंट तो 76 में हो गया था, ठीक है, लेकिन ये शब्द
संविधान की प्रस्तावना में जोड़े 77 में गए थे 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिज्ञ ऐसे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे वकील हुए हैं, राजनीतिक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने प्रस्तावना के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कोई भी जब नई चीज आती है, नया चेंज होता है, सरकार कोई नया काम करती है तो पब्लिक ओपिनियन अलग अलग होती है। हो सकता है वो मेरे लिए सरकार ने ये काम अच्छा किया, हो सकता है आपकी नजर में वो गलत किया, हो सकता है ये सही है ये गलत है। तो सब लोग अपने विचार रखते हैं क्योंकि विचार व्यक्ति की सबको आजादी है। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना के संबंध में कई सारे व्यक्तियों के जो विचार हैं वो काफी इंपॉर्टेंस है हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से। जैसे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि प्रस्तावना जो है इसमें हमारे सपने दिखाई देते हैं, यानी कि हमारे सपनों का भारत कैसा होगा, हम भारत का संविधान कैसा चाहते हैं, हम कैसा भारत चाहते हैं, वो जो हमारे सपने हैं वो प्रस्तावना में हमें देखने को मिल जाते हैं। हमारे जो दीर्घकालिक जो लंबे समय के लिए हमारे हैं वो देखने को मिलते हैं। वहीं कन्हैया माणिकलाल मुंशी के मुंशी जो हैं वो कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है दोस्तों, जन्म कुंडली। इसमें कीवर्ड जो है वो है जन्म कुंडली, यानी कि के मुंशी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली बताते हैं। ठीक है, आगे नाना भाई पालकीवाला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील रहे हैं नाना भाई पालकीवाला, जो कहते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, यानी कि प्रस्तावना हमें यह बता देता है कि हमारा संविधान कैसा है, हमारे संविधान क्या है, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, वो कितने प्रकार के न्याय देता है, कितने प्रकार के समानता देता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, भारत में कैसा गणतंत्र है कैसा नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी। एक परिचय पत्र है, इंट्रोडक्टरी है। ठीक है दोस्तों, वहीं पंडित ठाकुरदास भार्गव, देखिए ठाकुरदास भार्गव का जब नाम आता है तो पंडित ठाकुरदास भार्गव और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के जो वक्तव्य है प्रस्तावना के संबंध में वो सिमिलर पाए जाते हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये हमारा संविधान का परिचय पत्र है, संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है, यह वह उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। बेसिक बात पंडित ठाकुरदास भार्गव ये कहना चाहते हैं कि केवल प्रस्तावना को पढ़ने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान का अवलोकन कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है कि वो कैसा है, वो अच्छा है बुरा है, समाजवादी है पंथनिरपेक्ष है, उसे बनाने का उद्देश्य क्या है, वो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, ये सारी चीजें हमें प्रस्तावना में मिल जाती है। यहां से कोई भी इसका मूल्यांकन कर सकता है, चाहे उसने संविधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक इसी प्रकार अगर इसमें एक कीवर्ड है दोस्तों, संविधान की आत्मा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भी प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा बताते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये भी एक चीज को संविधान की आत्मा बताते हैं, लेकिन प्रस्तावना को नहीं। ये कौन से अनुच्छेद को, संविधान के अनुच्छेद 32 को हमारे संविधान की आत्मा बताते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति हैं, एक इतिहासकार हैं, अर्नेस्ट बार्कर नाम है शायद में भी, उन्होंने ना तो अनुच्छेद 32 को ना ही हमारे संविधान की प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा है, बल्कि उन्होंने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्नेस्ट बार्कर इसको संविधान की आत्मा बताते हैं कि प्रस्तावना संविधान के आत्मा नहीं है, ना ही अनुच्छेद 32 है, बल्कि हमारे संविधान में जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो संविधान की आत्मा है, जिसमें संविधान राज्य सरकारों को निर्देशित करते हैं कि उन्हें अपने यहां कैसी नीति बनानी चाहिए।
ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को, है ना। अगर बात पूछी जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित ठाकुरदास भार्गव तो प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो अनुच्छेद 32 को बताते हैं। वारकर साहब जो है वो डीपीएसपी को बताते हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे पांचवा जो हमारा कथन है वो है राजेंद्र गढ़कर का, न्यायपालिका से संबंधित व्यक्ति हैं, जो कहते हैं कि प्रस्तावना से संविधान के बुनियादी दर्शन का ज्ञान होता है। वहीं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि प्रस्तावना तो हमारे संविधान की क्या है, आंख है, यहीं से सब कुछ देखा जाता है। और जो अर्नेस्ट बार्कर है, ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर जो है एक विदेशी राजनीतिक विशेषज्ञ है, इन्होंने कहा ये अपना सम्मान व्यक्त करते हैं प्रस्तावना लिखने वालों के प्रति, क्या कहकर, उन्हें बुद्धिजीवी कहकर। ये प्रस्तावना लिखने वालों को बुद्धिजीवी कहकर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कथन है जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारी प्रस्तावना हो गई है। ठीक है, प्रस्तावना को हमने समझा, प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना में निहित कुछ मूल तत्व थे उनको हमने समझा, प्रस्तावना में निहित जो शब्द थे उन शब्दों के अर्थ को हमने स्पष्ट किया। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से विवाद रहे, उनमें सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन आया, उनका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसे हमने समझा। हमने प्रस्तावना में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके बारे में हमने बात की, और अंत में हमने बात की थी प्रस्तावना के संबंध में किस व्यक्ति ने क्या कहा है। ठीक है, उम्मीद ये आप देखते हैं कि प्रस्तावना को अगर हम बेसिक कर बात समझे तो प्रस्ताव, जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, ऐसी कुछ भी देखते हैं, तो आप देखते हैं कि वो अपने एक मैनुअल के साथ आती है। ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि ये कैसा काम करती है, क्या इसका यूज है, क्या इसका पर्पज है। तो ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना भी हमारे संविधान का वही एक मैनुअल है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के अंत तक आपके प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान इंस्टीट्यूट अलवर, ठीक है, को सब्सक्राइब करें। साथ ही शकील सर ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें। आप वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा मैं जरूर आपकी उस क्वेरी का जवाब दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं जिसे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। देखिए क्या है विवाद, हर चीज से, जहां हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और करंट अफेयर में हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो यहां पर प्रस्तावना से जुड़ा हुआ अभी हाल ही के कुछ वर्ष, पिछले कुछ वर्षों में एक विवाद आपको देखने को मिला। देखिए 26 नवंबर 2015 और 26 जनवरी 2016, ये जो दो डेट है, एक डेट है हमारे संविधान को अडॉप्ट करने की, ठीक है, और दूसरी क्या है, 26 जनवरी हमारे संविधान को लागू होने की। यानी 26 जनवरी को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, तो देखिए हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, इसने 2015 और 16 में इन दोनों डेट्स पर, ठीक है, इन दोनों डेट्स पर, एक तो हमारा विधि दिवस तो मनाया गया और एक हमारा ये गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, यहां पर इन दोनों डेट्स पर सरकार, देश के सभी बड़े बड़े जो अखबार थे, ठीक है, उन सभी में एक सरकारी विज्ञापन छापा गया जिसमें हमारी संविधान की मूल प्रस्तावना को प्रकाशित किया गया। देखिए यहां पर एक शब्द डाल दिया है मैंने, मूल, यानी जो पहले थी, अमेंडमेंट से पहले की, प्रकाशित किया गया था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को स्थान नहीं दिया गया था, जिसका बहुत सारे विपक्षी दलों ने, ठीक है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने, विशेषज्ञों ने विरोध किया। और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है कि सरकार क्या करना चाहती है आगे आने वाले समय में। सरकार के ऊपर तमाम तरीके का आरोप लगाए गए कि सरकार क्या समाजवाद को खत्म करना चाहती है, वो पूंजीवाद को लाना चाहती है, क्या सरकार पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाकर हिंदू राष्ट्र से घोषित करना चाहती है,
क्या सरकार अखंडता शब्द को हटाकर कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश के साथ कोई ना कोई समझौता करना चाहती है? ऐसे तमाम तरीके के मनसाओं पर जिक्र किया गया, डाउट किया गया। ठीक है, तो सवाल क्या है आपके लिए? जो सवाल है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इनको प्रस्तावना में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जो सरकार ने किया था। ठीक है, अगर हां तो आप इसके संबंध में अपने पक्ष पे अपने तर्क रखिए पक्ष में, और अगर नहीं कि नहीं सर कोई जरूरत नहीं है इनकी, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, इसके रखने से ये दिक्कतें आती हैं, सरकार को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सरकार जनता को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो विपक्ष में आप अपने तर्क रखें। लेकिन जो आपके तर्क हैं वो अपने विषय से तर्क संगत होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के अगर आप सवालों पर थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो टॉपिक्स आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे, और जो स्टेट पीसीएस यूपीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको मदद मिलती है, क्योंकि वहां पर जो आपका सेकंड पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो इससे आपकी उत्तर लेखन की जो शैली है वो सुधरती है, और उत्तर लेखन की शैली आपकी तभी बेहतर और अच्छी हो सकती है जब आप किसी चीज को एनालाइसिस करें और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं उनको समझें। उम्मीद करता हूं कमेंट बॉक्स में आप मेरे इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना से संबंधित जो टॉपिक था ये आपको समझ आया होगा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको अगर क्वेरी हो, कोई बात हो, कोई सवाल हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जाने से पहले फिर से कहूंगा कि पिछला जो मेरा वीडियो लेक्चर था जो संविधान सभा से रिलेटेड था, उसमें लास्ट में 28 मिनट 50 सेकंड के टाइम पीरियड पर मैंने भूलवश, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1946 पढ़ दिया था। उसे प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आगे से इस प्रकार की त्रुटियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।